गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें कि कल जो सिविक्स टॉपिक के तहत हम लोग पढ़ रहे थे वो था दो ध्रुवीयता का अंत, मतलब जो चैप्टर का नाम था। और उसमें हम लोग बेसिकली सोवियत व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे और ये भी हम लोग जाने थे कि यूएसएसआर क्या है, ठीक है। और सोवियत व्यवस्था मतलब जिसे हमने कहा कि जो सोवियत गुट में शामिल होने वाले देश हैं, खास करके पूर्वी यूरोप वाले देश, वो उन्हें दूसरी दुनिया का देश कहा गया, ठीक। और किस प्रकार से वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन की व्यवस्था होती स्थापित होती है। कम्युनिस्ट शासन का जो मुख्य उद्देश्य है वो लेनिन, कटास्की, ठीक है, मार्क्स आदि जो वहाँ के मतलब राजनीतिक विचारक थे, उनके अनुसार वहाँ समाजवादी व्यवस्था का साम्यवादी रूप स्थापित करना था, जिसमें एक पार्टी का एक छत्र राज था। उसी के साथ एक चीज़ बताया गया था आप लोगों को, केंद्रीय सत्ता मजबूत की गई थी। केंद्रीय सत्ता मजबूत करने का मतलब है संघ के पास इतनी ताकत थी कि जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, मतलब जो उसके अन्य राज्य हैं, उनको ना के बराबर मतलब क्या था, अधिकार था, ठीक। तो ये इस इतनी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। अब कल आप लोगों को सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था बता दिया गया था। आज आप लोगों को जहाँ से टॉपिक स्टार्ट करना है वो सुधारों के लिए गोर्बाचेव को बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ क्या थी, मतलब जो वहाँ पर सुधार आया। कल आप लोगों को अफगान संकट भी हमने बताया था। तो अफगान जो संकट था वहाँ पर हमने बताया था यहीं से आतंकवाद का जो उदय होता है, ठीक है, आतंकवाद का जन्म होता है। सोवियत जो रूस है वो अफ़गानिस्तान पर हमला करता है, लेकिन अमेरिका उसकी क्या करता है, मदद करता है। और वो मदद मतलब वहाँ पर जो छापा मार लड़ाके हैं उनको हथियार प्रदान करने का काम मतलब अमेरिका ने किया। और वो छापा मार लड़ाके चूँकि पहाड़ी एरिया था जहाँ पर रूसी सेना सफल नहीं हो पाई और उसे पीछे हटना पड़ा, जिसके कारण उसकी बहुत क्या हुई, बदनामी हुई। अब देखिए सुधारों के लिए गोर्बाचेव को बाध्य करने वाली परिस्थितियां क्या हैं। 1985 में माइकल गोर्बाचेव गोर्बाचेव उन्हें मिखाइल गोर्बाचेव के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा नाम अजीब है क्योंकि देश दूसरा है, तो आप लोग नाम बार बार लिख करके याद कर लीजिए। कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए और 1988 में वह देश के राष्ट्रपति बने। उन्हें साम्यवाद में अविश्वास नहीं था, पर सोवियत व्यवस्था में राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे। मतलब थे तो साम्यवादी, लेकिन वहाँ पर क्या लाना चाहते थे, मतलब राजनीतिक और आर्थिक सुधार लाना चाहते थे, ठीक है। देखिए अब यही गोर्बाचेव की जो नीति है ना वो असफल होती है और वही एक कारण बनता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप लोग, वो कारण बनता है कि रूस का विघटन होता है। देखिए उन दिनों सोवियत संघ के आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में कई कमजोरियां थी। मुख्य कमजोरियां ये थी, मतलब कौन कौन सी कमजोरी थी यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि ये डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, नॉन डिटेल में ही है, लेकिन आप लोग डिटेल में पढ़ लेंगे तो अच्छा ही है। कृषि और उद्योग दोनों का प्रबंध सरकारी कर्मचारियों के हाथ में था, मतलब पूरी तरह से बताए थे सारा नियंत्रण साम्यवादी व्यवस्था में किसके पास होता है, सरकार के पास होता है। इस वजह से आर्थिक विकास की गति रुक गई। आज भी आप देख सकते हैं जो सरकारी फर्म हैं, सरकारी जो दफ्तर हैं, सरकारी जो स्कूल हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या काम होता है, ठीक है, वही व्यवस्था थी वहाँ पर कि वहाँ की जो सारी व्यवस्था थी वो आर्थिक व्यवस्था क्या हो गई, ठप हो गई। एक लंबे काल तक सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा शस्त्रों के निर्माण और पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों, अब देखिए पूर्वी यूरोप के उसके पिछलग्गू देश कौन थे, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया आदि पर खर्च किया, क्योंकि उनको अपने फेवर में लेना चाहता था। जो पैसा था वहाँ पे वो खर्च कर रहा था। सेना और शस्त्रों पर भारी खर्च की वजह से बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें, बुनियादी ज़रूरत क्या होती है, जैसे खाद्य पदार्थ, वस्त्र, जूता, चाय, कॉफ़ी आदि की कमी हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी का न सिर्फ नौकरशाही पर ही नियंत्रण था, बल्कि उत्पादन के तरीकों और अर्थव्यवस्था में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ गया था। कम्युनिस्टों और सरकारी नौकरशाहों
दोनों ने मिलकर देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं मतलब केंद्रीय और प्रादेशिक विधानमंडलों को क्षति पहुंचाई। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव था। सूचना टेक्नोलॉजी और संचार संसाधनों के विकास का परिणाम यह निकला कि सोवियत नागरिकों को पश्चिमी राष्ट्रों के उन्नत जीवन के बारे में सारी जानकारियां मिलने लगी तथा पूर्वी यूरोप के कम्युनिस्ट सरकारों के पतन से भी गोर्बाचेव काफ़ी हताश थे। मतलब जो पूर्वी यूरोप में जहां कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हुई उनका क्या हो गया, पतन हो गया। पतन इसलिए हो गया कि वहीं जस्ट बगल में आप कह सकते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जहां पर नागरिकों को पूरी स्वतंत्रता थी और वहीं पर कम्युनिस्ट शासन में उनकी स्वतंत्रता मतलब क्या थी, छीनी हुई थी। इस कारण वहां जनता ने विद्रोह किया और वो वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अब ये सूचना की जो क्रांति थी, ये सूचना धीरे धीरे कहाँ पर पहुँचने लगी, रूस के आंतरिक भागों में पहुँचने लगी, जिससे जनता जो वहाँ की व्यवस्था थी उसका विरोध करने लगी। अब देखिए गोर्बाचेव उन कमियों में क्या सुधार लाना चाहते थे, यहाँ पर हम चलते हैं। गोर्बाचेव भाषण और साहित्य और कलाओं पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ थे। मतलब उन्होंने कहा साहित्य कला को स्वतंत्रता देनी चाहिए, भाषण मतलब व्यक्ति को विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, अर्थात इसे लागू किया जाए। वह ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका इन दो नीतियों द्वारा सोवियत व्यवस्था को सुधारना चाहते थे। दो व्यवस्था लाई गई, एक व्यवस्था का नाम है ग्लासनोस्त और दूसरी क्या है, पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। देखिए रूस भाषा में ग्लासनोस्त का मतलब क्या होता है, खुलापन, अर्थात नागरिकों को यह अधिकार दिया गया कि सार्वजनिक विषयों के बारे में उन्हें पूरी और ठीक सूचना मिले। पुस्तकों और समाचार पत्रों को 70 वर्ष से चले आ रहे सेंसर से मुक्ति मिले। सेंसरशिप, प्रेस सेंसरशिप आप लोग जानते हैं, मतलब प्रेस पर प्रतिबंध लगना। कम्युनिस्ट सरकारों के काम को ज़्यादा खुलेपन से चलाए जाने की बात कही गई। बाद में पार्टी को यह घोषणा करनी पड़ी कि राज्य कार्य का वह अपना एकाधिकार छोड़ने को तैयार है। इससे सोवियत संघ में बहुदलीय व्यवस्था का मार्ग खुल गया। अभी तक एक दलीय व्यवस्था थी, अब यहाँ पर मार्ग आ गया बहुदलीय व्यवस्था। अब पेरेस्ट्रोइका, दो शब्द हैं, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका, दोनों एनसीईआरटी की पुस्तक में भी हैं। पुनर्रचना, इसके अंतर्गत देखिए पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है पुनर्रचना, मतलब नवीनीकरण जिसको कह सकते हैं। इसके अंतर्गत राजनीतिक और आर्थिक प्रशासनिक सुधारों पर बल दिया गया। औद्योगिक संस्थाओं और कम्युनिस्टों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन दिया गया। अब अर्थव्यवस्था के निजीकरण की चर्चा भी सुनने को मिलती थी। निजीकरण मतलब अभी तक जो सरकार का नियंत्रण था वो निजी हाथों में दे दिया जाए, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ सोवियत रूस का क्या गमन कह सकते हैं। अब यूरोप के अन्य कम्युनिस्ट देशों में भी यह भूचाल सा नजर आ रहा था कि 1989 में संपन्न चुनावों में पोलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी को भारी पराजय हुई। इसी वर्ष हंगरी में कम्युनिस्टों का तख्ता पलट हो गया। कब? 1989 में। और 1990 में रोमानिया लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ गया, मतलब वहाँ भी कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गया और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई रोमानिया में। और 1989-90 की क्रांतियाँ यूरोपीय देशों में कम्युनिस्ट शासन का अंत देख चुकी थी। मतलब 1989 और 90 में क्रांति हुई, जो वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था थी वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। आज आप भी बात करते हैं कम्युनिस्ट शासन, जैसे हम कहते हैं अपने यहाँ पूर्वी जो स्टेट्स हैं वहाँ पर कौन सा शासन है, कम्युनिस्ट शासन। अब देखिए सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव के विरुद्ध विद्रोह हुआ। देखिए जैसे ही हम स्वतंत्रता की बात करेंगे, लोगों के अधिकार की बात करेंगे, जो स्वतंत्रता देने वाला होगा, जो लोगों में ढील देने वाला होगा, लोग उसी का क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। गोर्बाचेव ने सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की, कट्टरपंथियों ने उसे नाकाम कर दिया। अब समझ रहे हैं, कट्टरपंथी मतलब जो कम्युनिस्ट थे, परंतु गोर्बाचेव के खिलाफ जो विद्रोह हुआ वह विफल हो गया।
देश की अधिकांश जनता अब फिर से कट्टर साम्यवादी व्यवस्था को नापसंद करने लगी थी, इसलिए यह विद्रोहियों के साथ नहीं थी। इस विद्रोह को विफल बनाने में मुख्य भूमिका बोरिस येल्त्सिन की रही, परंतु गोर्बाचेव का यह जनाधार बड़ी तेजी से खिसकता जा रहा था। कई प्रमुख गणराज्य जैसे एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया सोवियत संघ से अलग हो जाना चाहते थे। अब आप लोग मैप लेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा ये लोग लगभग मतलब ये प्रांत यूरोप से सटे हुए हैं। जॉर्जिया, आर्मीनिया, माल्डोविया में भी उपद्रव हो गए। गोर्बाचेव की स्थिति कमजोर होते हुए ही खुद एल्त्सिन सामने आ गए और जन समुदाय उनकी ओर उमड़ पड़ा। मतलब अब सत्ता का क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। लेकिन अब यहीं पर एक जो सबसे बड़ी चीज आती है, एल्त्सिन राष्ट्रपति तो बनते हैं लेकिन सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। अब सोवियत संघ विघटन आप लोग समझिए, और यहीं पर बताया गया सोवियत संघ विघटन का मतलब है शीत युद्ध का समापन। सोवियत संघ के गणराज्यों में चल रहे संघर्ष ने देश के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गणराज्यों के संघर्ष से सोवियत संघ की केंद्रीय सत्ता दुर्बल हो गई। एक के बाद एक करके सोवियत संघ के गणराज्य स्वतंत्र होते गए और 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हो गया। डेट याद रखिएगा, 25 दिसंबर 1991। जिन 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ एक बहुदलीय राज्य हुआ करता था, उनमें से 12 राज्यों ने मिलकर स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल CIS की स्थापना की, जिसमें 15 में से 12 मिल गए। 3 बाल्टिक गणराज्य हैं, लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, उसमें शामिल नहीं हुए थे। सोवियत संघ का सबसे बड़ा गणराज्य रूसी गणराज्य अब रूसी संघ के नाम से जाना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रूसी संघ को माना गया। मतलब विघटन तो हो गया, लेकिन कहा गया कि चूंकि सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ में अब इतने पार्टों में डिवाइड हो गया, तो किसे अस्थायी सदस्य माना जाए। तो जो सबसे बड़ा प्रांत था जिसे रूसी संघ का नाम दिया गया, उसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता मिली। पुराने सोवियत संघ के सभी अंतर्राष्ट्रीय विवादों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी अब रूसी संघ की थी। मतलब जो रूसी संघ था वही वास्तविक क्या बना, रूस। अब देखिए 1992 में नए संविधान के अंतर्गत बोरिस येल्त्सिन समूचे रूसी देश के राष्ट्रपति बने। गोर्बाचेव के बाद कौन आया, येल्त्सिन। उन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर रूस में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करने का बीड़ा उठाया। उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहां तक कि मार्च 1993 में उन्हें रूस के स्टेट मतलब इमरजेंसी आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। पर बोरिस येल्त्सिन की मुख्य कार्रवाई का जनसाधारण ने स्वागत किया और 1996 में येल्त्सिन दोबारा राष्ट्रपति चुने गए, पर उनका स्वास्थ्य बराबर गिरता गया, इसलिए 31 दिसंबर 1999 को उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बन गए और काफ़ी दिन तक व्लादिमीर पुतिन थे भी, अभी भी वहाँ पे प्रधानमंत्री। सोवियत संघ के विघटन का कारण, अब देखिए यहाँ पर कारण मैं केवल हेडिंग बताऊंगा, आप लोग उसको मतलब क्या करेंगे, किताब से पढ़ लेंगे। गोर्बाचेव की नीतियाँ अभी ऊपर बताया जा चुका था, मतलब जिसके कारण लोगों को स्वतंत्रता मिली और स्वतंत्रता ने विरोध को क्या किया, जन्म दिया। पूर्वी यूरोप में कम्युनिस्ट पार्टी व सरकारों का पतन हो गया, ये भी आपको बताया गया था। पश्चिमी देशों की भूमिका, उसमें पश्चिमी देश मतलब क्या थे, जो लोकतंत्र जहाँ पर बढ़ावा था उस साम्यवाद को हटा करके लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने की बात थी। वहाँ पर गणराज्यों की राष्ट्रीय आकांक्षाएं थी, मतलब जितने गणराज्य थे उनका अपना क्या था, वो स्वतंत्र होना चाहते थे, राजनीतिक लोकतंत्र को
नकारना, आर्थिक विफलताएं थी और सैन्यीकरण। ठीक, इसके साथ में था पश्चिमी राष्ट्रों से सोवियत संघ की तुलना। क्लियर हो गया। तो अब इतना आप लोग पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और देख लीजिए, सोवियत संघ का विघटन एक दृष्टि में कब कहाँ पर क्या हुआ, ये तो मान लीजिए एक संक्षिप्त वो दिया गया है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, या अपनी बुक से इसको पढ़ लीजिएगा कब क्या हुआ। 25 दिसंबर 1991 गोर्बाचेव ने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया। इसी के साथ औपचारिक तौर पर सोवियत संघ का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1993 में जॉर्जिया भी राष्ट्रकुल का सदस्य बन गया। इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो आप लोगों को आज यही पढ़ना है, कल इसके आगे आप लोगों को बताया जाएगा। और कल का जो हमारा टॉपिक होगा, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए, इसके बाद सोवियत संघ के विघटन के बाद राज्यों का किस तरीके से उदय हुआ, आगे समझ में, बाल्कन राज्य है, और इसके बाद भारत और रूस संबंध है, पूर्वी साम्यवादी देशों के साथ भारतीय संबंध, इस चैप्टर में आगे आपको अभी पढ़ने हैं। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।